कभी सोचा है कि जब हम बात करते हैं तो उसकी सबसे पहली, सबसे छोटी इकाई क्या है? किसी शब्द या वाक्य से भी पहले क्या आता है? इसका जवाब है ध्वनि। जी हाँ, साउंड। तो चलिए आज भाषा की इसी असली बुनियाद को, इसके सबसे पहले बिल्डिंग ब्लॉक को समझते हैं। अच्छा, 1 मिनट के लिए रुककर जरा ध्यान से सुनिए तो। हमारे चारों तरफ कितनी तरह की आवाजें हैं, है ना? हो सकता है पंखे की आवाज आ रही हो, बाहर गाड़ियों का शोर हो या किसी के बोलने की। ये सब कुछ ध्वनि है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर ये ध्वनि है क्या चीज? देखिए, बहुत ही आसान शब्दों में कहें तो ध्वनि का मतलब है कोई भी किसी भी तरह की आवाज जिसे सुना जा सके। बारिश की बूंदों की टिप टिप हो या फिर किसी गाने की धुन, हर आवाज असल में एक ध्वनि है। जैसे जरा सोचिए, गाड़ी का हॉर्न, हवाई जहाज के उड़ने की आवाज, कोई सीटी बजा रहा हो या किसी के खिलखिलाकर हंसने की आवाज। ये सब ध्वनियां तो हैं, इसमें कोई शक नहीं। पर सवाल ये है कि क्या ये सब भाषा हैं? और बस यहीं से मामला थोड़ा दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि जब हम भाषा की बात करते हैं ना, तो हमें इन सारी ध्वनियों को दो अलग अलग ग्रुप्स में, समझिए दो टीमों में बांटना पड़ता है। हाँ, मतलब जब बात लैंग्वेज की आती है तो सारी ध्वनियां एक जैसी नहीं होती। सोचिए, एक चिड़िया चहचहा रही है और कोई नमस्ते कह रहा है तो दोनों आवाजें, पर दोनों में जमीन आसमान का फर्क है कि नहीं? तो चलिए अब फोकस करते हैं पहली और सबसे जरूरी टीम पर, जिसका नाम है भाषिक ध्वनि। और जैसा नाम से ही जाहिर है, ये वो खास ध्वनियां हैं जिनसे भाषा बनती है। तो सवाल ये है कि किसी भी साउंड को भाषिक यानी लिंग्विस्टिक साउंड क्या बनाता है? इसके लिए 3 बातें जरूरी हैं। पहली, कि वो हमारे मुंह से निकलती हो। दूसरी, कि उसे बनाने के लिए हम अपने मुंह के हिस्सों जैसे जीभ, होंठ, तालु का इस्तेमाल करते हैं। और तीसरी, जो सबसे जरूरी है, कि उसका कोई मतलब हो। जैसे क, म, ल, ये अलग अलग ध्वनियां हैं, पर जब ये मिलती हैं तो कमल जैसा एक मीनिंगफुल शब्द बनाती हैं। अच्छा, तो अब इन दोनों टीमों को, यानी भाषिक ध्वनि और दूसरी ध्वनियों को, आमने सामने रखकर इनके बीच का फर्क समझते हैं। एकदम क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, फर्क एकदम साफ है। एक तरफ हैं वो आवाजें जो हम सोच समझकर किसी मतलब से निकालते हैं, जिनसे हम बात करते हैं, वो हैं भाषिक ध्वनि। और दूसरी तरफ है बस बाकी का शोर, जैसे गाड़ी की आवाज। एक से कम्युनिकेशन होता है, दूसरी बस हमारे आसपास के माहौल का एक हिस्सा है। ठीक है, ये अंतर तो समझ आ गया, पर सवाल ये है कि इसे समझना इतना जरूरी क्यों है? क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि ये फर्क समझना ही तो भाषा सीखने की सबसे पहली सीढ़ी है। जब हम ये समझ जाते हैं, तभी हम अक्षर सीख पाते हैं, उनसे शब्द बना पाते हैं और फिर उन्हीं शब्दों से अपनी पूरी बात कह पाते हैं। तो इस पूरी बात का निचोड़ ये है कि जब भी भाषा के कॉन्टेक्स्ट में ध्वनि शब्द का इस्तेमाल हो, तो उसका मतलब सिर्फ कोई भी आवाज नहीं होता। उसका मतलब होता है एक सार्थक आवाज, एक ऐसी आवाज जिसका कोई मतलब हो। और यहीं पर एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल सामने आता है। क्या इन मतलब भरी आवाजों के बिना, यानी भाषिक ध्वनियों के बिना, कोई बोली जाने वाली भाषा बन भी सकती थी? जरा सोचिए, अगर इंसानों के पास सिर्फ शोर होता तो क्या कभी संवाद हो पाता? नमस्ते। कभी सोचा है कि हिंदी भाषा जो सुनने में इतनी सुंदर लगती है, वो असल में बनती कैसे है? मतलब इसकी सबसे बुनियादी, सबसे छोटी आवाजें कौन सी हैं? आज हम मिलकर इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे। हम समझेंगे हिंदी की एकदम नींव को, यानी इसके स्वर और व्यंजनों को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल यही है कि हिंदी की ये जो अलग-अलग आवाजें हैं, ये आखिर बनती कैसे हैं? देखिए, किसी भी भाषा को अगर समझना है ना, तो हमें उसकी जड़ तक जाना होगा। मतलब उसकी सबसे छोटी इकाई, उसके सबसे छोटे हिस्से से शुरुआत करनी होगी। और हिंदी में भाषा की इसी सबसे छोटी इकाई को हम कहते हैं ध्वनि। जी हाँ, ध्वनि यानी एक आवाज। असल में अभी मैं जो कुछ भी बोल रही हूं ना, ये सब कुछ इन्हीं छोटी छोटी ध्वनियों को जोड़कर ही तो बन रहा है। अब मजे की बात यह है कि ये जितनी भी ध्वनियां हैं, ये सिर्फ 2 तरह की होती हैं। जी, सिर्फ 2। और बस यही 2 टाइप पूरी की पूरी हिंदी भाषा का आधार हैं। तो जो पहला प्रकार है, वो है स्वर। इन्हें स्वतंत्र ध्वनियां भी कहते हैं। पर स्वतंत्र, इसका मतलब क्या हुआ?
अच्छा, स्वर वो आवाजें हैं जिन्हें जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से जो हवा निकलती है वो बिना किसी रुकावट के एकदम आजादी से बाहर आती है। जरा सोचिए, जैसे एक खुली पाइप से हवा बिल्कुल सीधी बह रही हो, कोई रोक टोक नहीं। चलिए एक बार बोलकर देखते हैं। आ ई। कुछ महसूस हुआ? हवा कहीं भी नहीं रुकी, है ना? बस यही तो है स्वर। अब बात करते हैं दूसरे प्रकार की, और वो हैं व्यंजन। और ये स्वरों से एकदम अलग, बल्कि यूं कहें कि ठीक उल्टे हैं। ये स्वतंत्र नहीं होते, बल्कि ये पूरी तरह से स्वरों पर टिके होते हैं। तो व्यंजन वो आवाजें हैं जिन्हें बोलते समय हमारे मुंह के अंदर हवा के रास्ते में कहीं ना कहीं कोई रुकावट आती है। याद है ना, स्वरों में हवा एकदम आजादी से निकल रही थी। बस यहाँ ठीक उसका उल्टा होता है। अच्छा, अब इन्हें बोलकर देखिए। क, ख, ग। ध्यान दीजिए, महसूस कीजिए कि कैसे जीभ जो है वो गले के पिछले हिस्से को छूकर हवा को एक पल के लिए रोक रही है। बस यही जो रुकावट है ना, यही इन्हें व्यंजन बनाती है। तो अब तक जो भी हमने समझा उसे एक बार समेटते हैं। चलिए, स्वर और व्यंजन के बीच का जो सबसे बड़ा फर्क है उसे आमने सामने रखकर देखते हैं, ताकि ये एकदम साफ हो जाए। और ये देखिए जरा, ये जो तस्वीर है ये सीधे हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट से ली गई है। असल में इसी टेबल ने हमें इन दोनों के बीच का फर्क बहुत अच्छे से समझाया है। चलिए अब इसे और भी आसान बनाकर समझते हैं। तो देखिए, इसे याद रखने का सबसे आसान तरीका क्या है? स्वर मतलब खुला रास्ता, हवा का एकदम फ्री फ्लो, ये अपने आप में पूरे हैं, इन्हें किसी की जरूरत नहीं। और व्यंजन मतलब एक रुकावट, एक बैरियर, और इसी वजह से इन्हें पूरा होने के लिए हमेशा हमेशा एक स्वर के सहारे की जरूरत पड़ती है। तो अब तक हमने बिल्डिंग ब्लॉक्स तो समझ लिए। अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा। चलिए देखते हैं कि ये स्वतंत्र स्वर और ये निर्भर व्यंजन जब आपस में मिलते हैं तो शब्द कैसे बनाते हैं। और देखिए, ये एक बहुत ही सीधा सा नियम है जो सिर्फ हिंदी पर नहीं बल्कि दुनिया की हर भाषा पर लागू होता है कि जब सार्थक मतलब मीनिंगफुल आवाजें एक साथ मिलती हैं तभी जाकर शब्द बनते हैं। तो सवाल ये है कि असल में ये दोनों एक दूसरे के साथ काम करते कैसे हैं। चलिए इसको एक बहुत ही आम शब्द का उदाहरण लेकर उसे तोड़कर समझते हैं, एकदम प्रैक्टिकली। हमारे सोर्स में सीता शब्द का एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण दिया गया है। जरा देखिए, इसमें 4 ध्वनियां हैं। सबसे पहला है व्यंजन सो, ये अधूरा है। अब इसमें जब स्वर ई जुड़ता है तो ये बन जाता है सी, ठीक है। फिर आता है दूसरा व्यंजन तो, और जब इसमें स्वर आ मिलता है तो ये बनता है ता। और बस जब हम इन दोनों हिस्सों को सी और ता को मिला देते हैं तो हमें मिलता है एक पूरा सार्थक शब्द सीता। तो देखा, इससे ये बात एकदम साफ हो जाती है कि व्यंजन अकेले वाकई में अधूरे हैं। उन्हें पूरा होने के लिए, एक आवाज बनने के लिए हमेशा एक स्वर की जरूरत होती ही है। तो चलिए फटाफट से दोहराते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। भाषा की सबसे छोटी ईंट है ध्वनि। ये 2 तरह की हैं, एक स्वतंत्र और खुले रास्ते वाले स्वर, और दूसरे रुकावट वाले व्यंजन, जिन्हें हमेशा एक स्वर के सहारे की जरूरत होती है। और जब ये दोनों साथ आते हैं तभी भाषा बनती है, तभी शब्द बनते हैं। तो अब भाषा के ये बुनियादी नियम सामने हैं। अब एक काम कीजिएगा, अपने आसपास किसी भी शब्द को सुनिए, किसी भी शब्द को उठाइए और सोचिए कि वो किन स्वरों और व्यंजनों की जुगलबंदी से बना है। ये एक बहुत ही मजेदार एक्सरसाइज होगी। नमस्ते। आज ना हम एक सफर पर चल रहे हैं, एक ऐसा सफर जो हमें भाषा की बिल्कुल जड़ों तक ले जाएगा। हम भाषा की सबसे छोटी, सबसे बुनियादी इकाई को समझने जा रहे हैं। तो चलिए इस सवाल से शुरू करते हैं। हम रोज हजारों शब्द बोलते लिखते हैं, पर कभी सोचा है कि अगर हम उन्हें तोड़ते जाएं तो सबसे छोटा हिस्सा क्या होगा? आज इसी का पता लगाते हैं। और हाँ, इस पूरी पड़ताल के लिए हम सीधे एक एजुकेशनल सोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि जो भी हम समझें वो एकदम सटीक हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सेक्शन, यहाँ एक बड़ी मजेदार एनालॉजी से शुरू करते हैं। जरा सोचिए कि भाषा के भी अपने एटम्स होते हैं। जी हाँ, परमाणु। ये तो सीधा सा लगता है ना? भाई, भाषा शब्दों से बनती है और शब्द ध्वनियों से, आवाजों से। लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? क्या हम और गहराई में जा सकते हैं? क्या कोई ऐसी आवाज है जिसके और टुकड़े हो ही नहीं सकते? और बस यहीं पर एंट्री होती है हमारे आज के हीरो की। भाषा की वो सबसे छोटी, वो इनडिविजिबल साउंड यूनिट,
उसका एक खास नाम है। तो परिभाषा क्या कहती है? बिल्कुल सीधी सी बात है। वर्ण ध्वनि का वो सबसे मूल रूप है जिसे और तोड़ा नहीं जा सकता। बस यही है भाषा का एटम। इसके और टुकड़े मुमकिन नहीं। चलो उदाहरण देखते हैं। अ, ई, ये तो साफ है, ये स्वर है। लेकिन जरा क और च को देखिए। वो नीचे जो छोटी सी लकीर है ना, हलंत, उस पर ध्यान दीजिए। इसका मतलब है कि ये एकदम शुद्ध व्यंजन है। इनमें कोई स्वर मिला हुआ नहीं है और इसीलिए अपने आप में ये एक मूल ध्वनि है, एक वर्ण। अच्छा, इसी बात को और पक्का करने के लिए सोस में कुछ और भी परिभाषाएं हैं। वर्ण को हमारी बोली की सबसे छोटी इकाई भी कहा गया है, या फिर सबसे छोटा ध्वनि खंड। मतलब घुमा फिराकर बात एक ही है कि ये सबसे बेसिक लेवल है। लेकिन रुकिए, कहानी में एक ट्विस्ट है। वर्ण सिर्फ एक आवाज नहीं है जो हवा में खो जाए, इसका एक फिजिकल फॉर्म भी होता है। तो चलिए देखते हैं ये आवाज से सिंबल तक का सफर कैसे तय करता है। ये देखिए, ये बड़ी दिलचस्प बात है। सोर्स कहता है कि जब हम उस बेसिक साउंड को लिखते हैं तो वो जो लिखा हुआ निशान है, जो सिंबल है, उसे भी वर्ण ही कहते हैं। तो मतलब ये हुआ कि वर्ण के दो रूप हैं। एक तो वो आवाज जो मुंह से निकली और दूसरा वो निशान जो कागज पर बना। साउंड और सिंबल दोनों को ही वर्ण कहते हैं। अच्छा, अब आते हैं एक बहुत ही जरूरी पॉइंट पर, एक ऐसी जगह जहां अक्सर कंफ्यूजन होता है, वर्ण और अक्षर। कई लोगों को लगता है ये एक ही चीजें हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये दोनों अलग हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर हलंत वाला क एक वर्ण है, तो फिर ये जो पूरा क है, ये क्या है? और इसका जवाब बड़ा ही सिंपल है। देखिए, हम एक शुद्ध व्यंजन वर्ण लेते हैं, यानी क। उसमें हम एक स्वर वर्ण जोड़ते हैं, यानी अ। और जब ये दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है? बनता है एक अक्षर क, जिसे हम आसानी से बोल पाते हैं। तो फर्क क्या हुआ? वर्ण है इनडिविजिबल यूनिट, मतलब सबसे छोटा टुकड़ा, और अक्षर वर्णों से मिलकर बनता है, एक सिलेबल जिसे हम बोल पाते हैं। तो क हुआ वर्ण और क, जो कि क प्लस अ है, हुआ अक्षर। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए, अब तक जो भी हमने समझा है उसे फटाफट समेटते हैं और मेन आइडिया को एक बार फिर से पक्का कर लेते हैं। आखिर में सारी बात इसी एक लाइन पर आ जाती है। ये सबसे सटीक परिभाषा है। वर्ण हमारी उच्चारित वाणी या भाषा की सबसे छोटी इकाई है। मतलब ये वो बुनियाद है जिस पर भाषा की पूरी इमारत खड़ी होती है। तो बस यही है पूरा सार। जैसे एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही ये वर्ण मिलकर अक्षर और फिर शब्द बनाते हैं। ये भाषा का वो रॉ मटेरियल है जिससे हमारी पूरी बातचीत बनती है। और अब एक सवाल सबके लिए। सोचिए, भाषा के इन नन्हे नन्हे परमाणुओं से और क्या क्या बनता है। जब ये समझ आता है कि वर्ण कितने बेसिक हैं, तो ये सोचना कमाल का लगता है कि इन्हीं सिंपल से टुकड़ों से कविताएं, कहानियां और बड़े बड़े वैज्ञानिक सिद्धांत कैसे बन जाते हैं। अगली बार जब कुछ पढ़ें या कहें तो भाषा के इन एटम्स के बारे में जरूर सोचिए। नमस्कार, कभी सोचा है कि हिंदी वर्णमाला के अक्षर मतलब क, ख, ग ये सब एक खास तरतीब में ही क्यों है? ये बस रटने के लिए बनाई गई कोई लिस्ट नहीं है। नहीं, इसके पीछे है आवाज का पूरा विज्ञान। आज हम इसी लॉजिकल सिस्टम को समझेंगे। एक ऐसा ढांचा जो भाषा की हर ध्वनि को उसकी सही जगह देता है। और इस पूरी वैज्ञानिक व्यवस्था को समझने की चाबी वो छिपी है इस एक नंबर में, 52। जी हाँ, 52। हिंदी की हर एक ध्वनि, हर एक आवाज बस इन्हीं 52 वर्णों में समाई हुई है। तो चलिए इस पहेली में थोड़ा और गहरे उतरते हैं और देखते हैं कि ये जादुई नंबर आखिर बनता कैसे है। देखिए, ये जो चार्ट है ना, जिसे हम वर्णमाला कहते हैं, ये अगले कुछ मिनटों के लिए हमारा गाइड होने वाला है, एक तरह का मैप। इसमें हर एक अक्षर को उसकी आवाज और हमारे मुंह से वो आवाज निकलती कहाँ से है, इसके हिसाब से एक खास जगह दी गई है। तो अपनी ये जो यात्रा है, इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से, वर्णमाला का परिचय। देखिए, किसी भी भाषा की बनावट को समझना हो तो सबसे पहले उसके नाम का मतलब जानना जरूरी होता है ना? तो आइए देखते हैं कि ये शब्द वर्णमाला अपने आप में क्या कहता है।
जैसा कि यहाँ दिख रहा है, वर्णमाला का सीधा सा मतलब है वर्णों की माला, मतलब अक्षरों की एक माला। लेकिन ये कोई ऐसी वैसी बिखरी हुई माला नहीं है। ये एक क्रमबद्ध यानी सिस्टमैटिक और व्यवस्थित यानी ऑर्डर्ड ग्रुप है। और यकीन मानिए, यही दो शब्द सिस्टमैटिक और ऑर्डर्ड इसकी पूरी साइंटिफिक बनावट का राज हैं। चलिए अब अपने इस मैप के पहले हिस्से को थोड़ा जूम इन करके देखते हैं, स्वर और अयोगवाह। इसको ऐसे समझिए, अगर भाषा एक शरीर है ना, तो स्वर उसकी सांस की तरह है। ये वो बेसिक ध्वनियां हैं जिनके बिना कोई भी शब्द बोला ही नहीं जा सकता, बिल्कुल भी नहीं। ये हैं हिंदी के 11 स्वर। इनकी सबसे बड़ी खासियत क्या है जानते हैं? ये बिल्कुल आज़ाद ध्वनियां हैं, इंडिपेंडेंट। इन्हें बोलने के लिए किसी दूसरे अक्षर के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। ये अपने आप में पूरे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी इमारत की नींव के पत्थर होते हैं। अब इन दो अनोखी ध्वनियों को देखिए, अंग और अह। इन्हें कहते हैं अयोगवाह। ये थोड़े से रहस्यमयी हैं, पता है क्यों? क्योंकि ये न तो पूरी तरह से स्वर है और न ही व्यंजन। ये हमेशा स्वरों के सहारे ही आते हैं और एक खास इफेक्ट पैदा करते हैं। जैसे गंगा में वो गंग की आवाज या अतः में तह की आवाज। तो अगर स्वर भाषा की सांस थे, तो अब बारी आती है उसके शरीर की, यानी व्यंजन की। ये वर्णमाला का सबसे बड़ा और कह सकते हैं कि सबसे जरूरी हिस्सा है। ये वो ईंटें हैं जिनसे भाषा के शब्दों का पूरा ढांचा खड़ा होता है। वर्णमाला में कुल 33 मतलब 33 मूल व्यंजन हैं। लेकिन असली जादू इनकी गिनती में नहीं, बल्कि इनको जिस तरह से अरेंज किया गया है ना, उसमें छिपा है। ये कोई रैंडम लिस्ट बिल्कुल नहीं है, इसके पीछे एक बहुत गहरा साइंटिफिक लॉजिक है। जरा इस क्लासिफिकेशन को देखिए, कितना साइंटिफिक है ये। पहले 5 ग्रुप, जिन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं, इस बेसिस पर बांटे गए हैं कि उन्हें बोलते समय हमारी जीभ मुंह के किस हिस्से को छूती है। जैसे बोलकर देखिए, क, ख, ग। आवाज सीधे गले से, कंठ से आती है ना? अब बोलिए च, छ, ज। जीभ तालू से लग रही है। और प, फ, ब तो बिना होठों के बोले ही नहीं जा सकते। यही जो साउंड की प्रिसीजन है ना, यही हिंदी वर्णमाला को इतना जबरदस्त बनाती है। लेकिन रुकिए, हमारी गिनती अभी पूरी नहीं हुई है। इन मूल व्यंजनों के अलावा हमारे पास कुछ विशेष व्यंजन भी हैं। ये भाषा में और भी ज्यादा रंग भरते हैं, उसे और रिच बनाते हैं। चलिए इन खास मेहमानों से भी मिलते हैं। इनमें सबसे पहले आते हैं संयुक्त व्यंजन। अब नाम से ही साफ है, संयुक्त मतलब जुड़े हुए। ये वो अक्षर हैं जो 2 या कभी-कभी उससे ज्यादा व्यंजनों के मिलने से बनते हैं। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक एग्जाम्पल देखना। जैसे क्ष की ध्वनि को लेते हैं। ये असल में क्या है? ये क और श की ध्वनियों का एक बहुत तेज कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर ये ब्रेकडाउन बहुत अच्छे से दिखाता है कि कैसे 2 अलग-अलग आवाजें मिलकर एक बिल्कुल नई कॉम्प्लेक्स आवाज बना सकती हैं। तो वर्णमाला में मेनली ये 4 संयुक्त व्यंजन माने जाते हैं, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। इनमें से हर एक 2 व्यंजनों का एक यूनिक कॉम्बिनेशन है, जो भाषा को और भी ज्यादा रिच बनाता है। तो हमने देखा कि संयुक्त व्यंजन 2 आवाजों के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। लेकिन हमारी अगली कैटेगरी, जिसे उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं, वो एक बिल्कुल अलग एक्शन से बनती है। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, यहाँ आवाजें जुड़ नहीं रही हैं, बल्कि जीभ के एक खास उछाल, एक फ्लिक से पैदा हो रही हैं। और ये है हमारी गिनती के आखिरी 2 अक्षर, ढ़ और ढ़। इन्हें उत्क्षिप्त या फ्लैप्ड कॉन्सोनेंट्स कहा जाता है। इन्हें बोलते समय क्या होता है, हमारी जीभ तेजी से ऊपर तालू से टकराकर नीचे आती है, जिससे एक उछाल वाली आवाज पैदा होती है, जैसे सड़क या पढ़ाई में। ये आवाज हिंदी की एक बहुत खास पहचान है। तो चलिए अब पूरी गिनती को एक साथ जोड़ते हैं। 11 स्वर, 2 अयोगवाह, 33 मूल व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन और 2 उत्क्षिप्त व्यंजन। सब मिलाकर कितने हुए? हो गए ठीक 52 वर्ण। ये चार्ट एकदम साफ दिखाता है कि कैसे ये अलग-अलग ग्रुप्स मिलकर एक कंप्लीट और बैलेंस्ड सिस्टम बनाते हैं, जहां हर आवाज की अपनी खास जगह है। तो आखिर में जो सबसे जरूरी बात है वो ये कि हिंदी वर्णमाला सिर्फ रटने के लिए बनाए गए अक्षरों का कोई कलेक्शन नहीं है। ये तो हमारे मुंह से निकलने वाली आवाजों का एक साइंटिफिक और लॉजिकल मैप है। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है।
कि कैसे एक इतनी सटीक और इतनी व्यवस्थित वर्णमाला किसी भाषा की अपनी यूनिक आवाज, उसकी लय और उसके संगीत को बनाती है। इस पर सोचिएगा जरूर। नमस्ते। पता है, कभी कभी ना सबसे आसान से दिखने वाले सवालों के जवाब ही सबसे मजेदार होते हैं। आज हम हिंदी व्याकरण के अंदर छुपी एक ऐसी ही पहेली को सुलझाने वाले हैं। तो सवाल ये है, हिंदी में कितने स्वर होते हैं? सीधा सा सवाल है ना? हम सब ने स्कूल में पढ़ा तो है, लेकिन यकीन मानिए इसका जवाब उतना सीधा है नहीं जितना लगता है। अगर आप कहीं भी देखेंगे या किसी से भी पूछेंगे तो ज्यादातर लोग, एक्सपर्ट्स भी, पूरे कॉन्फिडेंस से कहेंगे कि हिंदी में 11 स्वर होते हैं। अच्छा, तो जवाब मिल गया है ना? लेकिन जरा रुकिए, कहानी में एक ट्विस्ट है। उतने ही कॉन्फिडेंस के साथ कुछ और सोर्स आपको बताएंगे कि नहीं, हिंदी में तो 13 स्वर होते हैं। अब बताइए सही क्या है, 11 या 13? तो चलिए फिर मिलकर इस गिनती की पहेली को सुलझाते हैं और देखते हैं कि आखिर मामला क्या है। देखिए, किसी भी चीज की सही गिनती करनी हो तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि हम गिन किसे रहे हैं। तो सबसे पहले यह समझते हैं कि आखिर ये स्वर होता क्या है। तो इसकी सबसे सीधी सादी परिभाषा यह है, स्वर वो आवाजें हैं जो अपने आप में पूरी हैं। मतलब उनको बोलने के लिए किसी दूसरे अक्षर के सहारे की, किसी बैसाखी की जरूरत नहीं पड़ती। वो इंडिपेंडेंट हैं, आजाद हैं। और देखिए, महर्षि पतंजलि ने तो इसे और भी खूबसूरती से समझाया है। उन्होंने कहा, स्वयं राजन्ते इति स्वराः, मतलब जो ध्वनियां खुद ही राज करती हैं, जो अपने दम पर चमकती हैं, वही स्वर हैं। कितनी गहरी बात है। ठीक है, तो अब हम परिभाषा तो समझ गए। अब हम तैयार हैं उस बड़े सवाल का सामना करने के लिए, 11 या 13? चलिए इस रहस्य को सुलझाते हैं। अब ये देखिए, ये सीधे सोर्स से ही लिया गया है। अगर आप यहां ध्यान से देखेंगे तो आपको दोनों नंबर मिल जाएंगे। एक जगह साफ साफ 11 लिखा है और दूसरी जगह 13, और बस सारी की सारी कंफ्यूजन की जड़ यही है। तो ये जो फर्क है ना, वो बस इन दो की वजह से है, अंग और आहा। जो पारंपरिक गिनती है उसमें ये नहीं आते, लेकिन जब लिखने की बात आती है तो इन्हें शामिल कर लिया जाता है और गिनती हो जाती है पूरी 13। तो असल में बात यह है कि अंग और आहा को एक खास नाम दिया गया है, अयोगवाह। ये प्योर स्वर नहीं है, क्योंकि यादें परिभाषा स्वर आजाद होते हैं, पर ये आजाद नहीं है। ये अपने से पहले वाले स्वर पर टिके होते हैं। इसीलिए बोलने के हिसाब से, यानी उच्चारण के हिसाब से, स्वर तो 11 ही है, पर हाँ, लिखने में इन दोनों को भी शामिल किया जाता है, जिससे गिनती 13 पहुंच जाती है। चलो, तो गिनती वाला रहस्य तो अब सुलझ गया, लेकिन स्वरों की दुनिया सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। इन्हें समझने के कुछ और भी बड़े मजेदार तरीके हैं। भाषा को जो गहराई से समझते हैं ना, वो लोग स्वरों को उनके बनने के तरीके और उनको बोलने के तरीके के हिसाब से अलग अलग ग्रुप में भी बांटते हैं। इससे भाषा को समझना और आसान हो जाता है। तो इस क्लासिफिकेशन में सबसे पहले आते हैं चार ऐसे स्वर जो समझ लीजिए कि भाषा की जड़ हैं, उसकी नींव हैं। इन्हें कहते हैं मूल स्वर। ये हैं अ, ई, उ और रे। ये वो बेसिक फंडामेंटल आवाजें हैं जिनसे बाकी के कई स्वर बने हैं। कह सकते हैं कि ये हिंदी के स्वर परिवार के पेरेंट्स की तरह हैं। चलिए अब एक और तरह का क्लासिफिकेशन देखते हैं। ये इस बात पर है कि किसी स्वर को बोलने में कितना टाइम लगता है। इसके 2 मेन टाइप हैं। ये तो बहुत ही आसान है। एक है ह्रस्व स्वर, मतलब छोटे स्वर, जिन्हें बोलने में कम टाइम लगता है, जैसे अ और ई। और दूसरे हैं दीर्घ स्वर, मतलब लंबे स्वर, जिन्हें बोलने में जाहिर है ज्यादा टाइम लगता है, जैसे आ, ई। और आखिर में सोर्स में 10 मौखिक स्वरों का भी जिक्र मिलता है। मौखिक मतलब जो सिर्फ मुंह से बोले जाएं। इनमें नाक का कोई रोल नहीं होता, इसीलिए आप देखेंगे कि इसमें अम जैसी आवाज शामिल नहीं है और री और आहा को भी इससे अलग रखा गया है। तो हमने गिनती की पहेली भी सुलझा ली और स्वरों के अलग अलग टाइप भी देख लिए। अब बारी है इस सारी बातचीत को समेटने की और एक फाइनल क्लियर बात समझने की। तो इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका क्या है? स्टेप 1, जो स्टैंडर्ड पारंपरिक गिनती है वो है 11 शुद्ध स्वरों की। स्टेप 2, लिखने के लिए या स्क्रिप्ट के लिए इसमें 2 अयोगवाह जुड़ जाते हैं और गिनती हो जाती है 13। और स्टेप 3, इन स्वरों को उनकी बनावट, लंबाई और आवाज के हिसाब से भी बांटा जाता है। बस इतना ही है। तो कुल मिला के बात यह है कि सही जवाब
इस बात पर डिपेंड करता है कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, उच्चारण के बारे में या लिखने के बारे में। तो इसका कोई एक जवाब नहीं है, और सच कहूं यही बात इसे और भी इंटरेस्टिंग बनाती है। और ये पूरी बातचीत हमें एक बड़े और गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि क्या भाषा नियमों से बनती हैं या फिर नियम भाषा से बनते हैं। मतलब क्या हम भाषा को नियमों में फिट करते हैं या नियम भाषा के हिसाब से खुद ब खुद बन जाते हैं। इस पर सोचिएगा जरूर। कभी सोचा है कि कुछ आवाजें इतनी खास क्यों होती हैं कि वो हमारी बोले गए हर शब्द की जान बन जाती हैं? चलिए आज हम भाषा के इन्हीं बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी कि स्वर या वावल्स की दुनिया में उतरते हैं। ये सिर्फ अक्षर नहीं है, ये तो वो धुन है जिससे हमारी भाषा बनती है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि भाई बिना स्वर के कोई शब्द बन ही क्यों नहीं सकता? क्या है ऐसा इनमें? चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं और देखते हैं कि हमारे सोर्स इस बारे में क्या बताते हैं। अच्छा, स्वरों की ताकत को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि एक स्वर को स्वर क्या चीज बनाती है। आखिर इनकी असली पहचान, इनकी परिभाषा क्या है? देखिए, स्वरों का सबसे बड़ा सीक्रेट है अबाध गति यानी अनअब्स्ट्रक्टेड फ्लो। जरा सोचिए, जब हम आ या ई जैसी कोई आवाज निकालते हैं तो हवा हमारे फेफड़ों से सीधे बाहर आती है, बिल्कुल बिना किसी रोक टोक के, जैसे एक खुली सुरंग हो जिसमें से हवा आजादी से बह रही हो। और हाँ, ये कोई हवाई बात नहीं है, ये भाषा विज्ञान का एक पक्का नियम है। हमारे सोर्सेज भी इसी बात को कंफर्म करते हैं कि स्वर वो ध्वनियां हैं जहां हवा मुंह से बिना किसी रुकावट के निकलती है। यही इनकी साइंटिफिक पहचान है। और पता है, हवा के इसी फ्री फ्लो की वजह से स्वर हर शब्द का, हर सिलेबल का सेंटर बन जाते हैं। इन्हें अक्षरिक भी कहते हैं, जिसका सीधा सा मतलब है कि हर सिलेबल का दिल एक स्वर ही होता है। स्वर के बिना कोई सिलेबल बन ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि स्वर बनते कैसे हैं, पर इनकी असली ताकत क्या है? ऐसी क्या चीज है जो इन्हें भाषा का सुपरस्टार बनाती है? देखिए, स्वर और व्यंजन में जो सबसे बड़ा फर्क है ना, वो है उनकी आजादी का। स्वर अपने आप में पूरे हैं, उन्हें किसी के सहारे की कोई जरूरत नहीं। लेकिन व्यंजन, वो हमेशा स्वरों पर निर्भर रहते हैं, उनके बिना वो अधूरे हैं। और इस आजादी को महसूस करना बहुत आसान है। जरा बोल कर देखिए, अ अपने आप में एक पूरी आवाज है। अब बोलिए क, एक अधूरी सी आवाज लगती है ना? इसे पूरा करने के लिए अ स्वर की जरूरत पड़ती है, तब जाकर ये बनता है क। बस यही तो है स्वरों की असली सुपर पावर। अच्छा, स्वरों की एक और बड़ी खास बात है अनुगूंज। मतलब जब हम कोई स्वर बोलते हैं ना, तो हमारे मुंह के अंदर एक गूंज सी होती है, एक वाइब्रेशन। यही गूंज स्वरों को उनका म्यूजिकल और गहरा टच देती है, बिल्कुल किसी घंटी की आवाज की तरह। तो अब जब हम स्वरों की पहचान और खासियत जान चुके हैं, तो चलिए देखते हैं कि भाषा के इंजन के तौर पर ये असल में काम कैसे करते हैं। इनका असली मिशन है क्या? स्वर अकेले तो स्टार हैं ही, पर उनकी असली शक्ति है दूसरों को आवाज देने में। वो व्यंजनों के लिए एक लाइफलाइन की तरह हैं, जो बेजान अक्षरों में जान डाल देते हैं। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए स्वर एक गाड़ी का इंजन है, एक बिल्कुल प्योर और पावरफुल आवाज, और व्यंजन है उस गाड़ी की बॉडी। अब जब तक इंजन यानी स्वर बॉडी यानी व्यंजन से नहीं जुड़ेगा, तब तक गाड़ी चल नहीं सकती। मतलब तब तक वो शब्द बोला नहीं जा सकता। और देखिए, हमारे स्रोत भी तो यही बात कह रहे हैं कि स्वर ध्वनियां व्यंजनों के उच्चारण में सहायक होती हैं। इससे ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि स्वर असल में व्यंजनों के सबसे अच्छे दोस्त हैं। उनके बिना व्यंजन सिर्फ अधूरी आवाजें बनकर रह जाते हैं। तो आज हमने देखा कि स्वर भाषा की नींव हैं। वो आजाद हैं, उनमें संगीत है, और वही व्यंजनों को आवाज देते हैं। ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। अगर स्वर भाषा की आत्मा है, तो फिर व्यंजन क्या है? शायद भाषा का शरीर। इस पर सोचिएगा जरूर। हिंदी के स्वर, ये सिर्फ अक्षर नहीं है। जरा सोचिए, क्या हो अगर ये एक पूरा परिवार हो, जिनकी अपनी जड़ें हैं, अपनी शाखाएं हैं। आज हम हिंदी स्वरों के इसी फैमिली ट्री यानी कि वंश वृक्ष को समझने वाले हैं। तो सवाल ये उठता है कि हिंदी के स्वर आखिर होते कितने तरह के हैं? पहली नजर में तो यह सवाल बड़ा सीधा साधा लगता है ना? लेकिन इसका जवाब इस बात में छिपा है कि हम उन्हें देख किस नजरिए से रहे हैं। मतलब क्या हम उनके बनावट के हिसाब से बात कर रहे हैं या फिर उनकी उत्पत्ति के हिसाब से?
तो इस गुत्थी को सुलझाने के लिए कहीं और नहीं, हम सीधे चलेंगे व्याकरण के मूल टेक्स्ट की तरफ। हमारी ये पूरी बातचीत इसी सोर्स पर आधारित होगी जो स्वरों के वर्गीकरण की बुनियाद रखती है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम स्वरों को उनकी उत्पत्ति, मतलब उनके जन्म के आधार पर बांटकर देखते हैं। इससे ये पता चलेगा कि कौन सा स्वर परिवार का पूर्वज है और कौन सा दो स्वरों के मेल जोल से बना है। अच्छा, तो इस परिवार के वंशवृक्ष को देखें तो इसकी दो मोटी मोटी शाखाएं निकलती हैं। पहली है मूल स्वर। इन्हें परिवार की जड़ें समझिए, जिनसे सब कुछ शुरू हुआ। और दूसरी शाखा है संधि स्वर की। ये वो सदस्य हैं जो मेलजोल से जुड़ने से बने हैं। तो चलिए पहले इन जड़ों को यानी मूल स्वरों को जरा करीब से देखते हैं। तो सबसे पहले मिलते हैं परिवार के बुजुर्गों से, हमारे पूर्वजों से। ये हैं मूल स्वर। यही वो मौलिक, वो फंडामेंटल ध्वनियां हैं जिनसे बाकी सब कुछ बना है। तो ये मूल स्वर आखिर हैं क्या चीज? देखिए, ये भाषा के बिल्डिंग ब्लॉक्स जैसे हैं, सबसे बुनियादी ईंटें। ये ऐसी ध्वनियां हैं जो एकदम स्वतंत्र हैं, किसी दूसरे स्वर से मिलकर नहीं बनी। और पता है, अपने इसी छोटे और मौलिक रूप की वजह से इन्हें लघु स्वर भी कहा जाता है। और अब एक बहुत ही मजेदार और शायद हैरान करने वाली बात, हिंदी की पूरी स्वर व्यवस्था की जो नींव है ना, वो सिर्फ 4 मौलिक स्वरों पर टिकी है। हाँ, बिल्कुल सही सुना, सिर्फ 4। और ये चारों पूर्वज कौन हैं? ये हैं अ, ई, उ और री। जरा सोचिए तो, हिंदी के बाकी जितने भी स्वर हैं वो सब के सब इन्हीं चारों से या फिर इनके अलग अलग कॉम्बिनेशन से ही पैदा हुए हैं। तो अब जब हम परिवार के पूर्वजों से मिल चुके हैं तो बारी है अगली पीढ़ी से मिलने की। ये हैं संधि स्वर। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इनका जन्म 2 स्वरों के मेल या संधि से हुआ है। संधि का मतलब ही होता है जोड़ या मेल, है ना? तो ये वो स्वर हुए जो अकेले नहीं बने, बल्कि 2 स्वरों के मिलने से वजूद में आए। ये मूल स्वरों से एकदम उल्टे हैं, जो हमेशा से अकेले थे। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और मोड़ है। इस संधि परिवार में भी अंदर 2 अलग-अलग तरह के सदस्य हैं। यानी कि स्वरों का जो मेल होता है ना, वो भी 2 तरीकों से होता है। चलिए देखते हैं कि ये 2 तरीके कौन-कौन से हैं। पहला प्रकार है दीर्घ स्वर और दूसरा है संयुक्त स्वर। और इनके बीच का फर्क बस इस छोटी सी बात पर टिका है कि मिलने वाले स्वर एक जैसे हैं या फिर अलग-अलग। तो पहले बात करते हैं दीर्घ स्वर की। इन्हें सजातीय भी कहते हैं। सजातीय मतलब एक ही जाति या एक ही परिवार के। ये तब बनते हैं जब एक मूल स्वर, समझिए, खुद से ही हाथ मिला लेता है, अपनी ही जैसी ध्वनि से मिलकर अपनी ताकत बढ़ा लेता है। जैसे एक अ जब दूसरे अ से मिलता है तो आ की लंबी यानी दीर्घ ध्वनि बनती है। और अब आते हैं दूसरे टाइप पर, संयुक्त स्वर। इन्हें विजातीय कहते हैं। विजातीय यानी अलग-अलग जाति या अलग-अलग परिवारों के सदस्य। यहाँ क्या होता है कि 2 अलग-अलग मूल स्वर मिलते हैं और एक बिल्कुल ही नई ध्वनि बना देते हैं। उदाहरण के लिए, जब अ और ई का मेल होता है तो एक नया स्वर ए पैदा हो जाता है। तो हमने परिवार की जड़ों को भी देख लिया और शाखाओं को भी समझ लिया। अब वक्त है कि इस पूरे वंश वृक्ष पर, इस पूरे फैमिली ट्री पर एक साथ नजर डाली जाए। इससे सारी तस्वीर एकदम साफ हो जाएगी। तो ये रहा हिंदी स्वरों का पूरा वंश वृक्ष एक नजर में। देखिए, सब कुछ शुरू होता है उन 4 मूल स्वरों से, अ, ई, उ और री। ये हैं जड़ें, और फिर इनसे बनती हैं शाखाएं यानी संधि स्वर। ये संधि स्वर भी 2 तरह के हैं, या तो वो खुद से ही मिलकर दीर्घ हो जाते हैं या फिर किसी दूसरे स्वर से मिलकर संयुक्त बन जाते हैं। बस इतना ही है स्वरों की उत्पत्ति का पूरा नक्शा। तो स्वरों का ये जो वर्गीकरण है, ये तो अब एकदम साफ हो गया होगा, लेकिन ये अपने पीछे एक नया सवाल भी छोड़ जाता है। जिस तरह स्वरों का इतना व्यवस्थित परिवार है, क्या व्यंजनों का भी इसी तरह वर्गीकरण होता है? क्या उनका भी कोई ऐसा ही फैमिली ट्री होता है? सोचने वाली बात है ना? नमस्कार। कभी सोचा है कि हिंदी के स्वर जैसे आ, ई और ए, ओ, ये सब बनते कैसे हैं? असल में ना, ये एक बहुत ही सीधे साधे गणित जैसा है। तो आज चलिए इसी कोड को क्रैक करते हैं और स्वरों के पीछे छिपे इस सिंपल से फॉर्मूले को समझते हैं। तो ये स्वरों का गणित आखिर है क्या? देखिए, इसको एक पहेली की तरह समझ सकते हैं। जैसे 1 और 1 मिलकर 2 बनते हैं ना,
बिल्कुल वैसे ही हिंदी के कुछ स्वर दूसरे स्वरों से मिलकर ही बने हैं और आज हम सब मिलकर इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। और हाँ, ये सारी जानकारी हम इस स्रोत सामग्री के आधार पर समझ रहे हैं। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, ये जानकारी सीधे सीधे CGPSC और व्यापम जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी हुई है। तो ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, ये व्यवहारिक रूप से भी बहुत काम की चीज़ है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्वरों के पहले ग्रुप को देखते हैं, जिन्हें हम कह सकते हैं एक ही परिवार के सदस्य। इनका नाम है दीर्घ स्वर। तो इन्हें सजातीय भी कहा जाता है। सजातीय मतलब एक ही जाति या एक ही तरह का। जब एक जैसे दो स्वर आपस में मिलते हैं तो वो एक दीर्घ स्वर बना देते हैं, बिल्कुल एक ही परिवार के सदस्यों की तरह। और इस परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? बस 3। जी हाँ, सिर्फ 3। ये याद रखना बहुत ही आसान है। चलिए अब देखते हैं कि ये कौन-कौन से हैं और बनते कैसे हैं। ये रहा हमारा पहला और सबसे सरल समीकरण। एक छोटा अ जब दूसरे छोटे अ से मिलता है तो वे दोनों मिलके एक बड़ा यानी कि दीर्घ आ बना देते हैं। देखा कितना सीधा और सिंपल है। और यहाँ भी वही सेम पैटर्न फॉलो होता है। एक छोटी ई और दूसरी छोटी ई जब मिलती हैं तो वो बन जाती है एक दीर्घ ई। पैटर्न बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। और ये रहा इस परिवार का आखिरी सदस्य। एक छोटा ऊ जब अपने ही जैसे दूसरे ऊ से जुड़ता है तो हमें मिलता है एक लंबा दीर्घ ऊ। तो ये थे हमारे 3 दीर्घ स्वर आ, ई, ऊ, जो एक ही परिवार से आते हैं। अच्छा, अब परिवार की दुनिया से निकलकर दोस्तों की दुनिया में चलते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि अलग अलग तरह के स्वर एक साथ आते हैं और कुछ एकदम नया बना देते हैं। इन्हें कहते हैं संयुक्त स्वर। यहाँ पर जो सबसे जरूरी शब्द है वो है विजातीय। इसका मतलब है अलग अलग जातियों से। मतलब जब 2 अलग अलग दोस्त यानी 2 अलग अलग स्वर मिलते हैं तो वे एक संयुक्त स्वर बनाते हैं। और दोस्तों के इस ग्रुप में कुल 4 सदस्य हैं, दीर्घ स्वरों से एक सादा। चलिए अब देखते हैं कि इन 4 दोस्तों की दोस्ती कैसे होती है और ये बनते कैसे हैं। चलिए इस टेबल को जरा समझते हैं। पहला दोस्त है ए। ये तब बनता है जब अ या आ की दोस्ती ई या ई से होती है। अगला है ए। इसके लिए अ या आ मिलते हैं ए से। तीसरा दोस्त है ओ, जो तब बनता है जब अ या आ की जोड़ी ऊ या ऊ के साथ बनती है। और आखिर में है ओ, जो अ या आ के ओ से मिलने पर बनता है। तो ये सब अलग अलग दोस्तों का एक मजेदार मेल है। ठीक है, तो हमने परिवार वालों से भी मुलाकात कर ली और दोस्तों को भी जान लिया। अब चलिए दोनों को आमने सामने रखकर इनके बीच का जो अंतर है उसे और भी साफ साफ समझते हैं। और देखिए यहाँ पर पूरी कहानी कितनी साफ हो जाती है। एक तरफ है दीर्घ स्वर जो सजातीय हैं, यानी एक जैसे स्वरों का मेल। उदाहरण है आ, ई, ऊ। और दूसरी तरफ है संयुक्त स्वर जो विजातीय हैं, यानी अलग अलग स्वरों का मेल। उदाहरण है ए, ओ, औ। सारा खेल बस इसी बात का है कि वो एक ही परिवार के हैं या फिर अलग दोस्त। चलिए इस पूरी चर्चा के जो मुख्य बिंदु हैं उन्हें फटाफट एक बार दोहरा लेते हैं ताकि ये हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाएं। तो याद रखने वाली बात ये है, दीर्घ स्वर मतलब सजातीय यानी एक ही परिवार। संयुक्त स्वर मतलब विजातीय यानी अलग अलग दोस्त। और गिनती 3 है दीर्घ स्वर आ, ई, ऊ। और 4 है संयुक्त स्वर ए, ओ, बस। तो आखिर में हम यही कह सकते हैं कि स्वरों का फॉर्मूला कोई मुश्किल चीज नहीं है। ये तो बस ये जानने जैसा है कि कौन परिवार का हिस्सा है और कौन दोस्त है। अगर ये आसान सा नियम याद रह गया तो फिर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। स्वरों के इन नियमों को समझने के बाद अब ये सोचना बड़ा दिलचस्प है कि व्यंजनों की दुनिया में अगला कदम क्या हो सकता है। उनकी बनावट के पीछे क्या रहस्य छिपे होंगे। सीखने का नमस्ते। हिंदी के स्वरों में ना एक बड़ा ही मजेदार राज छिपा है और वो है उनका समय। जी हाँ, आज हम इसी को समझेंगे। एक ऐसा नियम जो इतना आसान है कि एक बार समझ लिया तो बस हमेशा के लिए याद हो जाएगा।
तो सवाल ये उठता है कि हर हिंदी स्वर के पीछे ये जो ताल है, ये जो एक बीट है, ये है क्या असल में? मतलब क्या हर स्वर की अपनी एक रिदम होती है? बड़ा इंटरेस्टिंग है ना? चलिए इस म्यूजिकल सी मिस्ट्री को साथ मिलकर सुलझाते हैं। अच्छा, तो इस पूरे रहस्य की जो चाबी है ना, वो बस एक शब्द में छिपी है, मात्रा। अब ये मात्रा क्या है? सिंपल है, किसी भी स्वर को बोलने में कितना टाइम लगता है, बस वही मात्रा है। समझिए, ये एक तरह का स्केल है जिससे हम हर स्वर को नापते हैं। तो देखिए, ये है हमारा पूरा रोड मैप। समय यानी मात्रा के हिसाब से स्वरों को हम दो मेन ग्रुप्स में बांट सकते हैं। पहला है ह्रस्व यानी छोटे स्वर, और दूसरा है दीर्घ यानी लंबे स्वर। तो सबसे पहले वाले ग्रुप से मिलते हैं। तो सबसे पहला टाइप ह्रस्व स्वर, आसान भाषा में कहें तो शॉर्ट वॉवल्स। इनका नियम ना एकदम सीधा और सिंपल है। ह्रस्व स्वरों को बोलने में सबसे कम टाइम लगता है। सोचिए, जैसे एक चुटकी बजाई या एक ताली बजाई, फट से, बस एक क्विक बीट, इतना ही समय। अब देखिए, ये स्लाइड बहुत जरूरी है, खासकर उन लोगों के लिए जो किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ह्रस्व स्वर के और भी नाम हैं, जैसे लघु स्वर, मूल स्वर और एकमात्रिक स्वर। और एग्जाम्स में अक्सर यही नाम बदलकर पूछ लिए जाते हैं, तो इन्हें याद रखना बहुत जरूरी है। तो ये कौन कौन से हैं? ये हैं हमारे 4 ह्रस्व स्वर, अ, ई, उ और री। एक बार बोलकर देखिए, अ, ई, उ, री। महसूस हुआ कितनी जल्दी खत्म हो गए? ठीक है, तो अगर ह्रस्व स्वर एक बीट के बराबर थे, तो अब चलते हैं दूसरे टाइप पर। ये हैं दीर्घ स्वर, यानी कि लॉन्ग वॉवेल्स। और इनका नियम भी उतना ही सिंपल है। दीर्घ स्वरों को बोलने में ह्रस्व स्वरों से ठीक डबल टाइम लगता है। मतलब जहां पहले एक बीट लग रही थी, अब लगेंगी 2 बीट्स, 1, 2, बस। और हां, जैसे ह्रस्व के दूसरे नाम थे, वैसे ही इनके भी हैं। एग्जाम्स के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। दीर्घ स्वरों को गुरु स्वर, संधि स्वर या द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। द्विमात्रिक मतलब 2 मात्रा वाले। तो ये कुल 7 हैं, देखिए, आ, ई, उ, ए, ओ और औ। जब इनको बोलते हैं ना, तो ध्यान दीजिए कि आवाज में एक खिंचाव आता है, आ, ई। यही खिंचाव इन्हें ह्रस्व स्वरों से अलग बनाता है। चलिए अब तक जो भी हमने समझा, उसे एक साथ रखकर देखते हैं। एक तरफ ह्रस्व और दूसरी तरफ दीर्घ। एक सीधी सीधी तुलना करते हैं ताकि सब कुछ एकदम क्लियर हो जाए। तो देखिए, पूरी कहानी बस 3 चीजों की है, टाइम, नाम और गिनती। ह्रस्व स्वर मतलब कम टाइम यानी एक मात्रा, और ये गिनती में है 4। वहीं दूसरी तरफ दीर्घ स्वर मतलब डबल टाइम यानी 2 मात्राएं, और ये गिनती में है 7। बस इतना ही है पूरा खेल। तो अब जब स्वरों की ये ताल या ये बीट समझ आ ही गई है, तो एक सवाल सोचने वाला है कि ये जो इतना छोटा सा सिंपल सा नियम है, ये अगली परीक्षा में कितने मार्क्स का फर्क डाल सकता है? सोचिएगा जरूर। नमस्कार। कभी कभी भाषा में ना कुछ ऐसे रहस्य छिपे होते हैं जो रोजमर्रा में नजर नहीं आते। तो चलिए आज एक ऐसे ही भाषाई रहस्य की तह तक चलते हैं। एक ऐसे स्वर के बारे में जानेंगे जो अपनी लंबाई के लिए जाना जाता है। ये एक दिलचस्प पहेली है, आइए इसे सुलझाते हैं। तो आज का ये जो विश्लेषण है, वो एक बड़े ही अनोखे सवाल से शुरू होता है। क्या कभी किसी ने किसी शब्द के बीच में कोई अंक देखा है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? जरा इस स्लाइड को देखिए। यहाँ शब्द लिखा है ओथ्रीम, पर इसमें ओ और म के बीच में ये देवनागरी का अंक 3 क्या कर रहा है? ये कोई टाइपिंग की गलती नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि इसके पीछे व्याकरण का एक बहुत ही मजेदार नियम छिपा हुआ है। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें पहले स्वरों की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरना होगा। देखिए, स्वरों की बस अलग अलग ध्वनियां ही नहीं होती, बल्कि उनकी एक लंबाई भी होती है, मतलब कि उन्हें कितनी देर तक बोला जाता है। जी हाँ, अंग्रेजी जैसी भाषाओं में शायद इतना फर्क ना पड़े, लेकिन संस्कृत और हिंदी में ये बहुत ही जरूरी बात है। एक ही स्वर को कम या ज्यादा देर तक बोलने से शब्द का भाव और कभी-कभी तो मतलब भी बदल सकता है। तो सबसे पहले है ह्रस्व स्वर। ये सबसे छोटा वाला स्वर है। समझ लीजिए कि इसे बोलने में बस एक पल या एक मात्रा का समय लगता है, जैसे अ, एकदम छोटा और तेज। इसके बाद आता है दीर्घ स्वर। अब जैसा कि नाम से ही साफ है ना, दीर्घ मतलब लंबा। इसे बोलने में ह्रस्व स्वर से ठीक दुगना टाइम लगता है, यानी 2 इकाई का समय।
जैसे अ के बजाय आ। और अब आते हैं हमारे आज के रहस्य के सितारे पर, प्लुत स्वर। ये है सबसे लंबा स्वर। सोचिए, इसे बोलने में ह्रस्व स्वर से 3 गुना ज्यादा समय लगता है, पूरे 3 यूनिट का टाइम। और बस यहीं से हमारी 3 वाली पहेली की गुत्थी सुलझनी शुरू हो जाती है। चलिए अब जरा किताबी तौर पर देखते हैं, मतलब व्याकरण के नियम इस प्लुत स्वर के बारे में आखिर कहते क्या हैं। ये कोई नई खोज नहीं है, बल्कि हमारे प्राचीन व्याकरण का एक स्थापित हिस्सा है। तो चलिए सीधे स्रोत को ही देखते हैं। व्याकरण की ये किताब प्लुत स्वर को किस तरह परिभाषित करती है, इससे हमें बिल्कुल सटीक जानकारी मिल जाएगी। तो इस स्रोत से कुछ बहुत जरूरी बातें सामने आती हैं। पहली बात तो ये कि प्लुत स्वर का प्रयोग खासकर संस्कृत में होता है। दूसरी, और ये सबसे जरूरी है, कि इसे बोलने में 3 गुना समय लगता है। इसीलिए इसे 3 मात्रा वाला या त्रिमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। तो चलिए अब वापस अपनी शुरुआती पहेली पर लौटते हैं, ओम वाली पहेली। अब हमारे पास सारी कड़ियां हैं, बस उन्हें जोड़ना बाकी है। याद है ना, शुरू में हमने ये सवाल उठाया था कि ओथ्रीम शब्द में ये 3 क्यों है? तो बस अब इसका जवाब जानने का समय आ गया है। तो ये रहा बड़ा खुलासा। O3 में जो 3 लिखा है वो कोई गिनती वाला अंक है ही नहीं, ये तो एक तरह का सिंबल है, एक निशान है। ये बस ये बताने के लिए है कि O की आवाज को लंबा खींचना है। कितना लंबा? पूरे 3 मात्रा तक। ये लिखने का एक तरीका है ताकि उच्चारण एकदम सही हो। खासकर जब किसी को दूर से पुकारना हो या संगीत में आलाप लेना हो, तब इसका उपयोग होता था। और देखिए ये कितनी अच्छी तरह से उस बात से जुड़ता है जिसे स्रोत में त्रिमात्रिक स्वर कहा गया है, मतलब एक ऐसा स्वर जिसकी लंबाई 3 इकाई है। तो जब हम ओथ्रीम कहते हैं तो असल में हमें ओ को लंबा खींचना होता है, ओम। तो आज की इस पूरी बातचीत से मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? चलिए एक बार फटाफट सब कुछ दोहरा लेते हैं। तो सबसे पहली और जरूरी बात, कुछ भाषाओं में स्वरों को कितनी देर तक बोला जाता है ये बहुत मायने रखता है। दूसरी बात, प्लुत स्वर सबसे लंबा स्वर है जिसे बोलने में 3 गुना समय लगता है। और तीसरी बात, लिखने में इसे दिखाने के लिए देवनागरी अंक 3 का इस्तेमाल किया जाता है और ओथ्रीम इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। और अंत में बस एक सोचने वाली बात है ना, कितनी कमाल की बात कि सिर्फ एक आवाज को चंद पल ज्यादा खींचने से किसी भाषा का पूरा एहसास, उसकी गहराई कैसे बदल सकती है। ये हमें भाषा की बारीकियों और उसकी खूबसूरती का एहसास दिलाता है। नमस्कार। आज हम हिंदी व्याकरण की एक बहुत ही मजेदार गुत्थी सुलझाने वाले हैं, और वो है जीभ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है ना, पर विश्वास कीजिए ये बहुत ही आसान और दिलचस्प है। अच्छा, तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। कभी सोचा है कि जब हम ई या ऊ जैसे स्वर बोलते हैं तो हमारे मुंह के अंदर जीभ आखिर करती क्या है, मतलब वो होती कहाँ है? बस यही सवाल आज की हमारी इस छोटी सी पड़ताल का सेंटर पॉइंट है। और इस रहस्य को सुलझाने में हमारी मदद करेगा ये शानदार चार्ट। समझ लीजिए कि यही हमारा रोड मैप है। यह हमें दिखाएगा कि कैसे सिर्फ 3 आसान हिस्सों में हम सभी स्वरों को समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी यात्रा का पहला पड़ाव है अग्रस्वर, और जैसा कि नाम से ही साफ है, इसका लेना देना जीभ के अग्र हिस्से से है। तो इसकी परिभाषा क्या है? बिल्कुल सीधी सी बात है। जब भी कोई ऐसा स्वर बोला जाता है जिसमें जीभ का अगला हिस्सा यानी टिप के पास वाला एरिया एक्टिव हो जाता है, तो बस उसे ही अग्रस्वर कहते हैं। और इसके उदाहरण कौन से हैं? ये रहे ई, ए और ए। ध्यान दिया? इन सब में एक खासियत है, आवाज जैसे सामने से आ रही हो। अब आता है असली मजा। चलिए इनको एक बार बोल कर देखते हैं। ई, ए। कुछ महसूस हुआ? जीभ के अगले हिस्से में एक खिंचाव या एक हरकत सी महसूस हुई होगी, है ना? बस यही है अग्रस्वरों की पहचान। बहुत बढ़िया। अब चलते हैं दूसरे प्रकार पर, जो इस पूरे क्लासिफिकेशन के ठीक बीच में आता है, मध्य स्वर। और इसकी परिभाषा भी उतनी ही आसान है। वो स्वर जिसके उच्चारण में जीभ का बीच वाला हिस्सा हल्का सा ऊपर उठता है, उसे ही मध्य स्वर कहते हैं। सिंपल।
अब इस कैटेगरी की सबसे मजेदार बात क्या है पता है? इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही स्वर आता है और वो है अ। जी हां, बस एक। इसको याद रखना तो सबसे आसान है। तो फिर एक बार अ बोलकर देखा जाए। आ। क्या महसूस हो रहा है? जीभ बिल्कुल रिलैक्स्ड है, एकदम बीच में, ना आगे ना पीछे, बिल्कुल सेंट्रल। यही तो मध्य स्वर की खासियत है। चलिए, अब हम पहुंच गए हैं अपनी आखिरी कैटेगरी पर, पश्च स्वर। और नाम सुनकर ही अंदाजा लग गया होगा कि इसमें जीभ का कौन सा हिस्सा काम में आने वाला है। बिल्कुल सही। जिन स्वरों को बोलते समय जीभ का पिछला हिस्सा एक्टिव होता है, मतलब ऊपर की तरफ उठता है, उन्हें ही पश्च स्वर कहा जाता है। इसके उदाहरणों की लिस्ट थोड़ी लंबी है। इसमें आते हैं आ, ऊ, ओ और आओ। इन सब की आवाज में एक गहराई है, एक भारीपन सा है ना? तो चलिए अब इन्हें भी बोलकर ट्राई करते हैं। आ, ऊ, ओ। महसूस हो रहा है? ऐसा लगता है जैसे आवाज और जीभ की हरकत गले में पीछे की तरफ से हो रही हो। जीभ का पिछला हिस्सा ऊपर तालू की तरफ उठ रहा है। तो हमने तीनों प्रकारों को एक एक करके समझ लिया है, अग्र, मध्य और पश्च। अब वक्त है इन सबको एक साथ रखकर देखने का, ताकि पूरी पिक्चर एकदम क्लियर हो जाए। अच्छा, तो ये टेबल देखते हैं क्योंकि यही इस पूरे टॉपिक का सार है। सबसे पहले देखिए, अग्रस्वर। इसमें जीभ का अगला भाग एक्टिव होता है और उदाहरण हैं ई, ए। फिर आता है हमारा स्पेशल केस, मध्य स्वर। इसमें जीभ का बीच का हिस्सा काम करता है और इसका सिर्फ एक ही उदाहरण है, अ। और आखिर में है पश्च स्वर। इसमें जीभ का पिछला हिस्सा उठता है और इसके उदाहरण हैं आ, ऊ, ओ और औ। ये टेबल रिवीजन के लिए एकदम परफेक्ट है। और आखिर में ये सोचना कितना कमाल का है ना, कि बोलने का पूरा विज्ञान हमारी अपनी जीभ की इन छोटी छोटी हरकतों में ही छिपा हुआ है। जिन स्वरों को हम दिन में हजारों बार बोलते हैं, उनके पीछे इतनी सटीक साइंस काम कर रही होती है। तो अगली बार जब कोई स्वर बोलें तो एक पल के लिए रुककर जरूर सोचना कि जीभ क्या कर रही है। और ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि भाषा के और न जाने कितने ऐसे रहस्य हमारी जबान में ही छिपे हैं, जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। सोचने वाली बात है। नमस्ते, कभी सोचा है कि आवाज बनती कैसे है? आज हम व्याकरण की नहीं, बल्कि हिंदी स्वरों के पीछे जो फिजिकल सीक्रेट है, उसे महसूस करने के लिए एक दिलचस्प सफर पर निकल रहे हैं। ये समझने के लिए कि कैसे सिर्फ हमारे मुंह का आकार ही हमारी भाषा में जान डाल देता है। तो चलिए एक बहुत ही बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। ये स्वर असल में आते कहां से हैं? नहीं, कागज पर लिखे अक्षरों की बात नहीं हो रही। बात हो रही है उस साउंड की, उस ध्वनि की जो हमारे अंदर से निकलती है। और इसका जवाब ना बड़ा सरप्राइजिंग है, और वो हमारे मुंह के अंदर ही छिपा है। और जवाब है एकदम सिंपल और ब्यूटीफुल। सब कुछ हमारे मुंह के खुलने की पोजीशन पर डिपेंड करता है। जी हां, बस इतनी सी बात, और यही पूरे वावल सिस्टम की चाबी है। बहुत बढ़िया। तो चलिए अब इसे लेयर बाय लेयर समझते हैं। इस पूरे प्रोसेस को जानने के लिए ना हमें मुंह की 4 मेन पोजीशंस को समझना होगा। समझ लीजिए कि ये वो 4 बेसिक मूवमेंट्स हैं जिनसे सारे के सारे स्वर पैदा होते हैं। ये जो डायग्राम है, ये हमारे आज के सफर का नक्शा है। ये हमें बताता है कि हिंदी के सारे वाउल्स को सिर्फ एक बेसिस पर, कि हमारा मुंह कितना खुलता है, 4 मेन पार्ट्स में बांटा गया है। हम अपनी जर्नी शुरू करेंगे सबसे ओपन पोजीशन से और जाएंगे सबसे क्लोज पोजीशन तक। तो शुरू करें। तो हमारा सफर शुरू हो रहा है विवृत से, मतलब एकदम ओपन माउथ, और ये जाएगा समृत तक, यानी ऑलमोस्ट क्लोज्ड माउथ। हमारा पहला लेवल है विवृत, जिसका सीधा सा मतलब है खुला। ये वो पोजीशन है जहां साउंड को बाहर आने के लिए मुंह एकदम पूरा खुल जाता है। सोचिए, जैसे कोई जम्हाई लेता है या खुशी से चिल्लाता है। इसका सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है आ। चलिए, जहां भी हैं एक बार ट्राई कीजिए, बोलिए आ आ आ। महसूस हुआ कैसे जबड़ा एकदम नीचे चला गया और मुंह पूरा का पूरा खुल गया? बस यही है विवृत स्वर की फीलिंग। अब उस पूरी तरह से खुली हुई पोजीशन से मुंह को थोड़ा सा बंद करते हैं और पहुंचते हैं दूसरे लेवल पर, अर्धविवृत, यानी आधा खुला। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, यहां मुंह सिर्फ आधा ही खुलता है। यहां के उदाहरण हैं अ, ए और ओ। इन्हें बोलकर देखिए। आ के मुकाबले फर्क महसूस हो रहा है। जबड़ा थोड़ा ऊपर आ गया है, मुंह में जगह अब भी है,
लेकिन ये पूरी तरह से खुला नहीं है। ये एक ज़्यादा रिलैक्स्ड पोजीशन है। हमारे सफर का तीसरा पड़ाव है अर्ध संवृत्त, यानी आधा बंद। यहां हम हाफवे मार्क को पार कर चुके हैं। अब मुंह खुलने से ज्यादा बंद है। हम हवा के फ्लो को थोड़ा कंट्रोल करना शुरू कर रहे हैं। ए और ओ स्वर इसी में आते हैं। बोलिए जरा, ए ओ ओ। महसूस कीजिए कि जबड़ा कैसे और ऊपर उठ रहा है और मुंह के अंदर की जगह और भी छोटी होती जा रही है। पिछले लेवल से ये बदलाव काफी साफ है ना? और अब हम अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर हैं, संवृत्त, जिसका मतलब है बंद। ये वो स्वर हैं जिन्हें हम मुंह को लगभग पूरी तरह बंद करके पैदा करते हैं। इसके उदाहरण हैं ए, ई, उ और ऊ। इन साउंड्स को निकालने के लिए मुंह लगभग बंद हो जाता है। कोशिश कीजिए, ई, ऊ। देखिए कितनी कम जगह बची है। तो यहां सबसे बड़ी सीख क्या है? यही कि इस सिस्टम को सिर्फ पढ़कर नहीं समझा जा सकता, इसे महसूस करना पड़ता है। ये एक फिजिकल एक्सपीरियंस है, हमारी बॉडी और साउंड के बीच का एक डायरेक्ट कनेक्शन। अच्छा, ये टेबल देखिए, ये हमारे पूरे सफर को परफेक्टली समराइज करती है। देखिए, हम विवृत से शुरू हुए, जहां आ के लिए मुंह पूरा खुला था। फिर हम बीच के लेवल से गुजरे और पहुंचे संवृत्त तक, जहां ई, ऊ के लिए मुंह लगभग बंद हो जाता है। ये एक स्मूथ, ग्रेजुअल मूवमेंट है ना? और ये जो बात कही गई है, ये सब कुछ कह देती है। मुंह का आकार सिर्फ एक हरकत नहीं है, यह ध्वनि की वास्तुकला है। मतलब हमारा मुंह सच में उन साउंड्स को बिल्ड कर रहा है, उन्हें आर्किटेक्ट कर रहा है जो हम बोल रहे हैं। तो अब जब ये फिजिकल कनेक्शन क्लियर हो गया है, एक सवाल उठता है, क्या अब हिंदी के हर शब्द में स्वरों के इस सफर को महसूस किया जा सकता है? अगली बार जब भी बात करें तो जरा ध्यान दीजिएगा। पता चलेगा कि हर अक्षर मुंह के अंदर एक छोटा सा डांस है। सच में अमेजिंग है ये। नमस्कार। कभी सोचा है कि जब अ या ऊ जैसे स्वर हम बोलते हैं तो आवाज सिर्फ गले से ही नहीं आती, असल में हमारे होंठ भी उसे एक शक्ल दे रहे होते हैं। आज हम इसी कमाल की चीज को समझने वाले हैं कि कैसे हमारे होंठ हिंदी के स्वरों को बनाते हैं। तो सवाल सीधा सा है, क्या स्वर सिर्फ गले से निकलते हैं? ज्यादातर लोगों का जवाब शायद हाँ होगा, पर सच कहूं तो कहानी में एक ट्विस्ट है। जी हाँ, हमारे होंठ, उनका शेप, मतलब वो फैले हुए हैं या गोल, यही तो तय करता है कि स्वर कैसा सुनाई देगा। कमाल की बात है ना? एक इतनी छोटी सी चीज जिस पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। तो चलो अब जरा इसमें गहराई से उतरते हैं। ये जो डायग्राम स्क्रीन पर है, ये कोई ऐसी वैसी जगह से नहीं, बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे सीजी व्यापम और आरआरबी की गाइड से है। इससे पता चलता है कि ये कंसेप्ट कितना जरूरी है, खास तौर पर स्टूडेंट्स के लिए। तो आइए इसे ठीक से समझते हैं। तो अब बात करते हैं मेन टॉपिक की, होठों की पोजीशन के हिसाब से स्वरों को कैसे बांटा जाता है। जैसा कि डायग्राम में भी साफ है, इसके दो मेन टाइप्स हैं। एक एक करके दोनों को देखते हैं। तो सबसे पहले आता है अवृत्तमुखी। नाम सुनकर थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, है ना? पर है बड़ा सिंपल। चलिए इसे तोड़ते हैं। अ मतलब नहीं और वृत्त मतलब सर्कल या गोला। तो क्या बना? बिना गोले वाले। तो इसकी परिभाषा भी यही कहती है, अवृत्तमुखी वो स्वर हैं जिन्हें बोलते वक्त होंठ गोल नहीं होते, बिल्कुल नहीं। वो या तो नॉर्मल रहते हैं या थोड़े फैले हुए। और सबसे मजेदार बात क्या है? इससे हम खुद करके देख सकते हैं। चलिए सब साथ में बोलकर देखते हैं। अ, आ, ए, ई, ए, री। ध्यान दिया? होंठ गोल हुए क्या? बिल्कुल नहीं। बस यही तो है अवृत्तमुखी स्वरों की पहचान। अब आते हैं दूसरे टाइप पर, वृत्तमुखी। और अगर पहला वाला समझ आ गया है तो ये तो समझिए बच्चों का खेल है। वृत्तमुखी मतलब गोल मुंह वाले, जैसा नाम वैसा काम। ये वो स्वर हैं जिनको बोलते ही हमारे होंठ गोल हो जाते हैं, एकदम सर्कल की तरह। याद है ना? वृत्त मतलब सर्कल। तो फिर से वही करना है, बोलकर देखना है। चलिए साथ में बोलते हैं। ऊ, ओ। महसूस हुआ? हर बार होंठ अपने आप गोल हो गए। यही बात इन स्वरों को दूसरों से अलग बनाती है। ओके, तो अब जब दोनों टाइप्स पता चल गए हैं तो क्यों ना इन्हें साइड बाय साइड रख के देखें। इससे ये हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाएगा। और ये टेबल, ये तो सब कुछ एक ही जगह पर ले आती है। एक तरफ है अवृत्तमुखी, जहां होंठ गोल नहीं है, और दूसरी तरफ वृत्तमुखी, जहां होंठ गोल हो जाते हैं।
ये जो टेबल है ना, ये एग्जाम की तैयारी के लिए एकदम परफेक्ट है। सारा कंफ्यूजन ही खत्म। तो मतलब पूरी बात का निचोड़ क्या निकला? यही कि सिर्फ होठों का शेप, उनका गोल होना या ना होना, हिंदी के स्वरों के दो अलग अलग परिवार बना देता है। कितनी कमाल की बात है ये भाषा के बारे में, है ना? तो अब अगली बार जब कोई बात करे या अपना कोई पसंदीदा गाना गुनगुनाए, तो एक पल के लिए होठों पर ध्यान जरूर दीजिएगा। क्या वो दो अलग अलग परिवारों का फर्क महसूस होता है? सोचिएगा जरूर। नमस्कार। प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी व्याकरण बहुत जरूरी होता है ना? लेकिन सोचिए, व्याकरण क्या सिर्फ नियम रटना है? नहीं, ये तो भाषा के पीछे के विज्ञान को समझने का एक जरिया है। आज हम इसी विज्ञान में थोड़ा और गहरे उतरेंगे और हिंदी स्वरों के वर्गीकरण को समझेंगे और ये देखेंगे कि कैसे हमारा अपना शरीर ही भाषा बनाने की सबसे कमाल की मशीन है। अच्छा, कभी ये सोचा है कि अ, ए और ऊ हैं तो तीनों स्वर, पर सुनने में इतने अलग क्यों लगते हैं? इसका जवाब पता है कहाँ है? हमारे मुंह के अंदर होने वाली बहुत ही बारीक, बहुत ही छोटी छोटी हरकतों में। जीभ जरा सी ऊपर नीचे हुई, होंठ हल्के से घूम गए और बस एक बिल्कुल नई धुनी तैयार। आज हम अपने शरीर की इसी गजब की इंजीनियरिंग को समझने वाले हैं। तो मतलब ये हुआ कि स्वरों की ये जो अलग अलग ध्वनियां हैं, ये ऐसे ही रैंडम नहीं हैं। इनके पीछे एक पूरा साइंस है, एक सिस्टम काम करता है और हिंदी के सभी स्वरों को इसी सिस्टम के हिसाब से बांटा जा सकता है। तो चलिए इसी सिस्टम को एक एक करके डीकोड करते हैं। देखिए, ये पूरा का पूरा सिस्टम ना बस दो सीधे साधे सवालों पर टिका है। पहला सवाल, जब कोई स्वर बोल रहे हैं तो हवा निकल कहां से रही है? और दूसरा सवाल, उस वक्त होठों की शेप मतलब आकार कैसा है? ये जो डायग्राम है ना, ये इन्हीं दो रास्तों को दिखा रहा है। समझिए, ये आज की हमारी पड़ताल का एक रोडमैप है। तो सबसे पहले बात करते हैं आल जिह्वा की स्थिति की। हाँ, वही जिसे आम भाषा में कौवा भी कहते हैं। गले के पीछे जो छोटा सा हिस्सा लटकता है, ये एक ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह है। यही डिसाइड करता है कि हवा सिर्फ मुंह से निकलेगी या फिर नाक वाला रास्ता भी खुलेगा। और बस इसी एक चीज से दो तरह के स्वर बन जाते हैं। तो सोचिए, फेफड़ों से हवा ऊपर आ रही है और अब उसके पास दो रास्ते हैं और यहीं पर हमें हमारे पहले दो टाइप के स्वर मिलते हैं। एक निरनुनासिक यानी कि मौखिक स्वर और दूसरे अनुनासिक स्वर। चलिए देखते हैं कि इन दोनों में आखिर फर्क क्या है। फर्क बहुत ही सिंपल है, एकदम सीधा। जब हम निरनुनासिक यानी मौखिक स्वर बोलते हैं तो वो जो आल जिह्वा है ना, वो ऊपर उठकर नाक का रास्ता समझिए कि गेट बंद कर देती है, तो सारी हवा सिर्फ मुंह से निकलती है। लेकिन अनुनासिक स्वरों में वो थोड़ी सी नीचे रहती है, गेट थोड़ा खुला रहता है। नतीजा, हवा मुंह और नाक दोनों रास्तों से एक साथ बाहर आती है। चलिए पहले मौखिक स्वरों को महसूस करके देखते हैं। ये बिल्कुल साफ, क्लीन साउंड्स होती हैं। जब अ या ई बोला जाता है तो हवा सीधे मुंह से बाहर आती है, बिना किसी रुकावट के। कोई गूंज नहीं, नाक में कोई वाइब्रेशन नहीं। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। अगर अपनी उंगली नाक के किनारे पर हल्के से रखी जाए और फिर इन स्वरों को बोला जाए, अ, आ, ए, ई। क्या महसूस होता है? कोई कंपन नहीं, है ना? बिल्कुल नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हवा का रास्ता पूरी तरह से मौखिक है। अच्छा, अब आते हैं अनुनासिक स्वरों पर। यहां क्या होता है? यहां वो आल जिह्वा नाक का रास्ता थोड़ा सा खोल देती है और इसी वजह से आवाज में एक गूंज, एक नेजल साउंड आ जाता है। इनको लिखने के लिए जो हम चंद्र बिंदु लगाते हैं ना, वो असल में इसी नासिका वाली गूंज का निशान है। अब फिर से वही एक्सपेरिमेंट दोहराते हैं। उंगली नाक पर और बोलिए चांद, आंगन। हुई ना महसूस वो हल्की सी वाइब्रेशन, वो झंझनाहट? बस यही है वो नासिका की गूंज जो इन स्वरों को इनकी खास पहचान देती है ना? कमाल की बात। बहुत बढ़िया। तो हवा के रास्ते वाली कहानी तो समझ आ गई। अब चलते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर, और वो हैं हमारे होंठ, जो ध्वनि को फाइनल शेप देते हैं। स्वर बोलते समय हमारे होंठ या तो गोल हो जाते हैं या फिर फैल जाते हैं, और बस इसी से स्वरों के अगले टाइप्स तय हो जाते हैं। होंठों की पोजीशन के हिसाब से देखें तो हमें तीन मेन शेप्स मिलते हैं। पहला अवर्तुल, मतलब जब होंठ गोल नहीं है। दूसरा वर्तुल, यानी जब होंठ बिल्कुल गोल हैं। और एक तीसरा स्पेशल टाइप भी है, अर्धवर्तुल, मतलब आधे गोल। चलिए इनको जरा और करीब से देखते हैं। ये टेबल देखिए, इससे पूरी कहानी एकदम साफ हो जाती है। सबसे पहले है अवर्तुल।
इसमें होठ गोल होने के बजाय फैलते हैं, जैसे एक हल्की सी स्माइल में। बोलकर देखिए, ए ई ए ए। अब दूसरा है वर्तुल। इसमें होठ एक ओ का आकार बनाते हैं, बिल्कुल गोल। बोलिए, ऊ ऊ ओ ओ। होठों के आकार पर ध्यान देना है। और फिर आता है वो स्पेशल केस, अर्धवर्तुल, जिसका इकलौता उदाहरण है आ। इसमें होठ ना तो फैलते हैं ना ही पूरे गोल होते हैं, बस नेचुरली खुले रहते हैं। तो अपने मुंह के अंदर का एक छोटा सा टूर तो पूरा हो गया। अब चलिए फटाफट से इस सारी जानकारी के जो सबसे ज़रूरी पॉइंट्स हैं उन्हें एक साथ समेट लेते हैं, ताकि वो हमेशा के लिए याद रहें। तो स्वरों के क्लासिफिकेशन का पूरा सीक्रेट बस इन 2 चीज़ों में छिपा है। नंबर 1, हवा का रास्ता कैसा है, मतलब मौखिक है या अनुनासिक। और नंबर 2, होठों का आकार कैसा है, मतलब वर्तुल है या अवर्तुल। बस इतनी सी बात है। एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मौखिक और अनुनासिक का फर्क समझना सबसे जरूरी है। वर्तुल स्वर ऊ, ऊ, ओ, औ और अवर्तुल स्वर ई, ए। इनके उदाहरण अक्सर पूछे जाते हैं। और हां, एक खास बात बिल्कुल याद रखनी है कि आ एक अर्धवर्तुल स्वर है। ये एक क्लासिक क्वेश्चन बनता है। इस पूरे डायग्राम की एक मेंटल पिक्चर बनाने की कोशिश करनी चाहिए, बहुत मदद मिलेगी। तो आज हमने ध्वनि के रास्ते और उसे शेप देने वाले होठों की बात की, लेकिन इस कहानी का एक और हीरो है, और वो है हमारी जीभ। जीभ की ऊंचाई यानी उसकी हाइट के आधार पर भी स्वरों को बांटा जाता है। ये क्लासिफिकेशन का एक और भी गहरा लेवल है। क्या उस दुनिया में भी गोता लगाने के लिए तैयार हैं? नमस्कार। कभी सोचा है कि हिंदी वर्णमाला में कुछ ऐसे भी वर्ण हैं जो न तो पूरी तरह से स्वर हैं और न ही व्यंजन? आज हम इन्हीं थोड़े रहस्यमय किरदारों की बात करेंगे जो हमारी वर्णमाला में छिपे हैं और भाषा को एक बहुत ही खास अंदाज देते हैं। तो सवाल यही है, आखिर ये कौन से वर्ण हैं जो इस कैटेगराइजेशन में फिट ही नहीं होते? मतलब ना तो वो वावल हैं, ना कॉन्सोनेंट, तो फिर ये है क्या? चलिए आज इसी का पता लगाते हैं। दरअसल इन खास किरदारों का एक बहुत ही विशेष नाम है, अयोगवाह। और ये जो नाम है ना, यही इनकी पूरी कहानी बता देता है, इनकी पहचान भी और इनका काम भी। तो ये 2 वर्ण हैं, अंग जिसे हम अनुस्वार कहते हैं और दूसरा है आहा जिसे विसर्ग कहा जाता है। अक्सर ये हमें वर्णमाला में स्वरों के ठीक बाद लिखे हुए दिखते हैं, और जब हम इन्हें एक साथ बुलाते हैं तो इनका एक कलेक्टिव नाम है अयोगवाह। ये शब्द ही अपने आप में एक परिभाषा है और हम आगे देखेंगे कि कैसे। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, इन्हें अयोगवाह कहते ही क्यों हैं? आखिर इनमें ऐसा क्या खास है जो इन्हें वर्णमाला के बाकी अक्षरों से इतना अलग, इतना यूनिक बनाता है? देखिए, परिभाषा के हिसाब से अयोगवाह शब्द को अगर हम तोड़ें तो बनता है अयोगवाह, मतलब जिनका योग या जुड़ाव ना तो स्वरों के साथ है और ना ही व्यंजनों के साथ, लेकिन फिर भी ये ध्वनि को वहन करते हैं, यानी कैरी करते हैं। और मजे की बात यह है कि इन्हें बोलने के लिए हमेशा किसी न किसी स्वर की मदद लगती ही है। और एक बहुत ही दिलचस्प तरीका है इन्हें समझने का। इन्हें अक्सर स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी कहा जाता है। ये कितनी खूबसूरती से बताता है कि ये एक पुल की तरह हैं जो वर्णमाला के 2 सबसे बड़े ग्रुप्स को आपस में जोड़ते हैं। तो ये तो हुई थ्योरी की बात, पर असल में प्रैक्टिकली इनका इस्तेमाल होता कैसे? चलिए अब ये देखते हैं कि ये शब्दों में जुड़ते किस तरह से हैं। हमारे पास जो सोर्स मटेरियल है उसमें इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है, पर इसे और भी आसान बनाने के लिए चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप तोड़कर समझते हैं। देखिए, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि कोई भी व्यंजन जैसे क बिना स्वर के अधूरा होता है ना? जब इस आधे क में अ स्वर जुड़ता है तब जाकर पूरा अक्षर क बनता है। ये तो बेसिक है। आप देखिए अयोगवाह का कमाल। हम पूरा अक्षर क लेते हैं जिसमें अ स्वर तो पहले से ही है, फिर हम उसके ऊपर अनुस्वार यानी वो जो छोटी सी बिंदी है, बिंदी, उसे जोड़ते हैं। तो नतीजा क्या होता है? हमें मिलता है कंग, जैसे कंगन या पंख जैसे शब्दों में होता है। और बिल्कुल इसी तरह जब हम क के बाद विसर्ग अह लगाते हैं तो हमें मिलता है कह, जैसे कि दुख शब्द में। तो यहाँ सबसे जरूरी बात क्या समझ आई कि अयोगवाह हमेशा एक स्वर के बाद उसके सहारे ही आता है, ये कभी अकेला नहीं आ सकता।
चलिए, तो अब तक जो भी हमने समझा है उसे एक बार जल्दी से फटाफट दोहरा लेते हैं। तो मेन पॉइंट्स ये हैं। हिंदी में 2 अयोगवाह हैं, अंग और अह। ये न तो स्वर है और न ही व्यंजन। ये दोनों के बीच एक पुल या कड़ी का काम करते हैं, और सबसे ज़रूरी बात, ये हमेशा किसी स्वर के बाद ही आते हैं। तो अयोगवाह की ये कहानी हमें ये दिखाती है कि किसी भी भाषा में सतह के नीचे कितने दिलचस्प नियम छिपे होते हैं, और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि भाषा में ऐसे और कौन-कौन से छिपे हुए नियम हो सकते हैं जो उसकी गहरी और सुंदर बनावट को हमारे सामने लाते हैं। नमस्कार। आज बात करते हैं हिंदी के 3 बहुत जरूरी लेकिन अक्सर कंफ्यूज करने वाले ध्वनि चिन्हों की। एक सवाल जो अक्सर मन में आता है कि ये बिंदी और चंद्रबिंदु में आखिर फर्क क्या है। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं और जानते हैं कि ये दोनों चिन्ह और साथ में विसर्ग असल में काम कैसे करते हैं। और इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हम कहीं और नहीं बल्कि सीधे सोर्स मटेरियल पर जाएंगे। ये एक ऐसा रेफरेंस डॉक्यूमेंट है जिसका इस्तेमाल भाषा की परीक्षाओं के लिए किया जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इन तीनों में से सबसे सरल चिन्ह से, यानी विसर्ग से, जिसे 2 बिंदियों से दिखाया जाता है। हमारा सोर्स बताता है कि विसर्ग एक ऐसी आवाज है जो हमेशा किसी स्वर के बाद ही आती है, और इसका उच्चारण लगभग ह जैसा होता है, जैसे कोई गूंज हो। इसकी आवाज को महसूस करने के लिए इन शब्दों को देखिए, जैसे अतः या प्रातः। ध्यान दीजिए कि शब्द के आखिर में एक हल्की सी हा की सांस जैसी आवाज आती है। हाँ, और एक बहुत जरूरी नियम याद रखने वाला है, ये चिन्ह आपको कभी भी किसी शब्द के शुरू में नहीं मिलेंगे। चलिए अब आते हैं हमारी पहली नासिक के ध्वनि पर, जिसे हम एक सीधी सादी बिंदी से पहचानते हैं। सोर्स के मुताबिक ये एक व्यंजन है और इसकी आवाज साफ साफ नाक से निकलती है। इसे समझने का सबसे बढ़िया तरीका है अंगूर शब्द को बोलकर देखना। आप खुद महसूस करेंगे कि न की जो तीखी आवाज है वो सीधे नाक से आ रही है। अब आगे बढ़ते हैं हमारी दूसरी नासिक के ध्वनि यानी चंद्रबिंदु पर, और देखते हैं कि ये अनुस्वार से अलग कैसे हैं। अनुस्वार से ठीक उल्टा। सोर्स बताता है कि ये एक ऐसी आवाज है जिसमें हवा सिर्फ नाक से नहीं बल्कि मुंह और नाक दोनों से एक साथ बाहर निकलती है। ये जो हल्की और ज्यादा खुली हुई नासिक की आवाज है उसे आप चांद और दांत जैसे शब्दों में महसूस कर सकते हैं। इसमें आवाज फैली हुई लगती है। तो अब जब हमने दोनों को अलग अलग समझ लिया है तो क्यों ना दोनों नासिक के चिन्हों को आमने सामने रखकर देखा जाए। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर बिंदी और चांद बिंदी में असली फर्क क्या है। मतलब अगर दोनों ही नासिक के ध्वनियां हैं तो फिर 2 अलग अलग चिन्ह क्यों? इसका जवाब इस बात में छुपा है कि ये आवाज पैदा कैसे होती है। ये स्लाइड देखिए, यहां सारा फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। एक तरफ है अनुस्वार जो कि एक व्यंजन है और इसकी आवाज सिर्फ और सिर्फ नाक से आती है। दूसरी तरफ है अनुनासिक जो एक तरह से स्वर का गुण है और इसमें हवा मुंह और नाक दोनों से एक साथ निकलती है। तो सबसे बड़ी बात जो हमें याद रखनी है वो यही है, बिंदी मतलब नाक से आने वाला व्यंजन और चांद बिंदी मतलब मुंह और नाक दोनों से आने वाला स्वर। बस इतना ही। और ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है। सोचिए, दुनिया में और कितनी भाषाएं हैं जो सिर्फ ऐसे छोटे छोटे निशानों से किसी आवाज का पूरा मतलब और अंदाज बदल देती हैं। ये दिखाता है कि लिखित भाषा कितनी कमाल की चीज